जी, अपना प्रीपोजिशन चल रहा था। ठीक है, प्रीपोजिशन में आपको मैंने बेसिक बातें बता दी थी। ये प्रीपोजिशन टॉपिक है अपना। ठीक है जी, प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन को आपके एग्जाम के हिसाब से हमें कम समय में ज्यादा डिटेल देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लिखना होगा, इसके अंदर एरर वगैरह भी फाइंड आउट करनी है। दो तीन बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए इसके। कौन से कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा रूल आपको ये बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ये दोनों मिलकर किस चीज का काम करते हैं? एडजेक्टिव या फिर एडवर्बियल का। एडजेक्टिव बनेगा तो ये व्हाट काइंड ऑफ का जवाब है, और एडवर्ब बना तो ये किसका जवाब है? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का। ठीक है जी। एक आपको ये भी बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब का यूज करोगे तो उसके साथ में आईएनजी जरूर जरूर आएगा। ये बातें हुई थी अपनी। आज अपने देखते हैं बेसिक बात कि प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन क्या काम करती है और ये क्या बताते हैं। पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि अपने इसको टाइप्स को दो तरह के टाइप्स अपने इसके पढ़ लेंगे। उसमें क्या है कि आप है ना कैटेगरी बना लोगे। अगर अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना तो कैटेगरी बनने के बाद प्रीपोजिशन को याद रखना आसान हो जाएगा। तो देखना कितनी आसान बात है कि जो मैं कहूं कि इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वो लिख के लाए हो आज? ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू यूज, या मैं कहूं अकॉर्डिंग टू यूसेज, कि आप इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू यूसेज। स्ट्रक्चर जो है मतलब कि ये बना कैसे है, इसके भी अपने पास में तीन चार टाइप आएंगे, बड़े सिंपल से, अपने अभी उनको पढ़ देते हैं। यूसेज का मतलब कि ये कोई प्रीपोजिशन क्या चीज बनाती है, कि प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, वो वाला। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता दूं थोड़ा, फिर इसके मैं इसको फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग लेके जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइप है अपना सिंपल प्रीपोजिशन। इसके मैं भी एग्जांपल लिख दूँ। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। चौथा टाइप जो है वो ऐसी है, वो सिंपल सा ही, ऐसे प्रीपोजिशन जिनके साथ में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन जिनके साथ में आईएनजी का यूज होता है। दो तीन एग्जांपल वो भी देख रहे हैं, अभी सिर्फ अपने एग्जांपल देख रहे हैं। यूज करना तो अभी थोड़ी देर में देख ही लेंगे। जैसे जो मैंने ये लिखा अभी सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन में वो प्रीपोजिशंस आती हैं जिसकी स्ट्रक्चर जो है ना उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर इन, ऑन। अब जैसे ऑन है, ऑन तो हो गया कौन सा? सिंपल। और जैसे मैं लिखता हूँ अपॉन, अब इसमें देखना दो आ गए ना, अप और ऑन, अपॉन हो गया तो एक कंपाउंड हो गया। इन की जगह अगर मैं लिखूं इन टू, तो दो आ गए इसके अंदर, टू, अप, विद, ओवर। अच्छा, इसमें आ जाएगा बिलो, बी और लो, दो वर्ड आ गए। ठीक है, बिटवीन, ये बी वर्ड आ जाता है ना, तो ये कंपाउंड में चला जाता है। अप टू, ठीक है, विद इन, और इधर अपने लिख सकते हैं अबाउट, भी इसी में आएगा, मैं अबाउट उसमें लिखने वाला था। अगेन,
अबाउट, ये आ जाते हैं इसके अंदर। गेन जो होता है वो एक वर्ब होती है, गेन के साथ में ए लगा दिया तो वो अगेन हो गया। तो ये ना इन वर्ड्स को बोलते हैं। ये एक जैसे इसके अंदर आ जाएगा डिस्पाइट, ठीक है। हाँ, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दो आते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन है ये देखो, बिसाइड, बिसाइड्स, आफ्टर, बिफोर इसमें आ जाएगा, बिफोर। ये सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गई अपनी, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा और, मतलब ये ऐसा शब्द हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और इसमें चीजें मिक्स हो जाएंगी। समझ तो आ रही है ना ये चीज। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये लिख दूं अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, ये सब प्रीपोजिशंस हैं, विद अ व्यू टू, कितने बड़े बड़े शब्द आ गए इसमें, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है जी। आईएनजी वाले कौन से आ गए, जैसे मैं लिख दूं ड्यूरिंग और रिगार्डिंग, इस तरह से जो आईएनजी लग जाता है कई बार, ये आईएनजी वाले प्रीपोजिशंस होते हैं, अपने को लगता है कि ये वर्ब है, वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशंस है। ऐसा है ना, एक वो मिथ सी रहती है अपनी कि ये जो आईएनजी वाले जो होते हैं वो हमेशा वर्ब होती है, लेकिन आईएनजी वाले नाउन भी होते हैं। जैसे अपने कहते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है, ये नाउन्स हैं। हालांकि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग ये कर दिया तो ये एडवर्ब भी बन गए, क्योंकि व्हेन का जवाब हो गया, ठीक है। प्रीपोजिशन हाँ खूब है, प्रीपोजिशन 60 से ऊपर होंगे, लेकिन वो ये अपने धीरे धीरे करके इनके यूसेज सीख जाते हैं। अगर आप इनको ऐसे ना टाइप्स में बांट के चलो तो इजी हो जाता है ये। और दूसरा जो हमने देखना है इसके अंदर वो क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया। यूसेज के अकॉर्डिंग देखना अब अपने को, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, राइटिंग के अलावा कोई और दिक्कत नहीं है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू यूसेज। अब देखो यूसेज का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब या एडजेक्टिव बनाता है। एडवर्ब बनता है तो वो किस चीज का जवाब देगा, व्हेन का। व्हेन मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम के बारे में बताए। वाई का, वाई का मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो आपको पर्पस और आपको रीजन के बारे में बताए। इन दोनों के बारे में अभी देख लेंगे। वेयर, वेयर का मतलब कि जो आपको प्लेस के बारे में बताए। और फिर एक आ जाता है अपने पास हाउ, मतलब जो आपको मैनर के बारे में बताए। बहुत सारे हैं ये यूजेस तो इसके, है ना, बहुत हैं, अच्छे खासे हैं। अपने तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अपने हिसाब से क्या क्या आने लायक है, फिर एक और देख लेंगे अपने कि जो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे। ठीक है, अच्छा वो लिख लिया था व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपने। वैन वाला देख, वैन वाला कि ये टाइम का जवाब कौन कौन देगा। एट, जैसे मैं कह दूं कि एट 5 PM, वैन का जवाब हो गया। ऑन
इन, आफ्टर, बिफोर, बिफोर और आफ्टर। ये देखना कई ऐसे होंगे जो दोनों जगह यूज होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आएगा। सिंस जो है ना, ये सिंस के बाद अगर टाइम आया, सिंस और फोर जो है, ये दोनों आपको जवाब देंगे हाउ लॉन्ग का। ये सिर्फ व्हेन का जवाब ना दे करके आपको हाउ लॉन्ग का जवाब देंगे। जैसे मैं कह दूं सिंस 5 PM, उसका मतलब हो गया 5 बजे से। एट 5 PM इसका मतलब हो गया 5 बजे। आपका सिलेबस इतनी चालाकी से लिखा गया है कि चीजें कम लिखी हैं लेकिन है उसमें सब कुछ। अब जैसे मैं कह दूं कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो है ना वो और उसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब का काम करते हैं, और एडवर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है ना, ये भयंकर चीज। हाँ, आपको वर्ब भी उसके यूज भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है, 2 दिन ज्यादा लग जाए क्या जा रहा है अपना, 2 दिन तो अपनी गति से निकलेंगे ही, उसमें पढ़ देंगे अपने, अपना क्या जा रहा है। तो व्हेन का जवाब दे दिया ये सब। अब देखना वेयर वाले मैं पहले करवाता हूँ आपको। वेयर वाला भी ये के ये आ जाते हैं, जैसे मैं लिख दूं एट, लिखते हैं ना एट होम, हालांकि एट होम होता नहीं है, होम ऑलरेडी एडवर्ब है। एट वो लिखते हैं फेसबुक वगैरह पे एट जयपुर, एट दिल्ली, ये सब लिख देते हैं। तो ये प्लेस का जवाब दे रहा है वेयर का। ऑन द फ्लोर, इन दिस रूम, सब वेयर का जवाब है। आफ्टर, बिफोर का मतलब सामने, और एक होता है इन फ्रंट ऑफ, ये भी सामने, और इन द फ्रंट ऑफ, ये आगे का भाग। जैसे बस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बस, और कंडक्टर सीट पे बैठ गया कोई, या ड्राइवर की सीट पे बैठ गया तो इन द फ्रंट ऑफ द बस, वो फ्रंट हिस्सा हो गया बस का। अब ये देखें, पर्पस, पर्पस जो होता है वो फोर वाला होता है, फोर का जवाब होता है। रीजन जो होता है वो सिंस या बिकॉज ऑफ होता है। अच्छा, मेरे को पर्पस और रीजन में डिफरेंस बता सकते हो? हिंदी में जाना ही नहीं है। हाँ, सही है। नहीं है। देखो फर्क क्या है, पर्पस बाद में होता है, बाद वाली चीज को पर्पस कहते हैं, रीजन किसी घटना से पहले होता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपके तैयारी करने का पर्पस क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, तैयारी करोगे, एग्जाम दोगे, फिर होगा, है ना? तो वो पर्पस है आपका। लेकिन आपने तैयारी शुरू करी, उससे पहले कोई रीजन होगा। अब पर्पस का मतलब उद्देश्य, मतलब वो बाद में आता है, वो पर्पस होता है। रीजन वो पहले हो जाता है। आपने तैयारी शुरू क्यों की? किसी ने कुछ बोल दिया, या मान लो कि आपने, जैसे यूजुअली होता है कि पहली बार आप प्रभावित हुए होगे किसी ऑफिसर से, आप प्रभावित हुए, फिर आपने तैयारी शुरू की, ये रीजन है। ये तैयारी करने से पहले शुरू हुआ। पर्पस क्या है? आपने तैयारी की, फिर आपकी नौकरी लगी, वो आपका पर्पस है। ऐसा तो नहीं है कि पहले नौकरी लग जाएंगे अपने और फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर देंगे कि अब देखना सारा सिलेबस निपटा दूंगा मैं। तो फर्क है पर्पस में और रीजन में। पर्पस भी वाई का जवाब है, रीजन भी वाई का जवाब है, लेकिन रीजन पहले होता है, पर्पस बाद में होता है। अच्छा, मैनर, अरे ये मैनर की स्पेलिंग गलत होगी, किसने लिखी है ये? मैनर, ये हाउ का जवाब होता है, कैसे, कोई काम कैसे किया गया। ये आप यूज कर सकते हो इसके अंदर विद, बाय। ठीक है, विद और बाय इसके अंदर आ जाते हैं।
व्हाट काइंड ऑफ का जवाब कौन देता है? ऑफ देता है। जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देगा। ये भी लिख लेना, ठीक है जी। अब है ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए। जो दो तीन प्रीपोजिशंस है ना जो एक जैसी हैं, अपने उनको कंपेयर कर करके याद कर देंगे, और है ना काफी इजी रहेगा। ठीक है, वो देखते हैं कौन सी प्रीपोजिशंस है। पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? राइटिंग के अलावा किसी भी प्रकार की परेशानी है ये, किसकी वजह से सिर में दर्द हुआ हो या कुछ ऐसी दिक्कत? ये थोड़ी सी लिपि ऐसी है, इसको समझने में परेशानी हो जाती है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है। अब देखो, आसान कर देते हैं इसको थोड़ा सा। कैसे करें? देखो, दो तीन एक जैसे जो है, मैं लिखता हूं इन और इनटू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ज्यादा ही ये साइड में हो गया। हालांकि बना तो बड़ा दिया, ये है दो ही डिफरेंस दोनों में। दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? इन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तो इनसाइड होता है, जैसे रूम के इनसाइड अंदर हो गया। इन को हिंदी में क्या बोलते हैं? में। इनटू को हिंदी में क्या बोलते हैं? में। तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इसलिए ट्रांसलेशन नहीं करनी। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आदत छूट जाएगी ट्रांसलेशन की। इन जो है, इन और इनटू में सबसे पहला और सबसे शानदार डिफरेंस जो है वो ये है, इन जो होता है वो प्रीपोजिशन भी होता है, और ये एडवर्ब का काम भी करता है। अकेला एडवर्ब बन जाएगा ये, इसको जरूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की। जबकि इनटू जो होता है वो ओनली प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इनटू के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ये जब मैं चलता हूँ इस पे तब भी धमाके से होते हैं ना, या हर बार होते हैं? मुझे लगा मेरा ही वजन ज्यादा है। हालांकि मैंने कम कर लिया है 200 ग्राम लगभग। तो प्रीपोजिशन भी होगा और ये एडवर्ब भी होगा। मैं दोनों के एग्जांपल लिख देता हूँ। पहले है ना, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। देखो, ये नीले वाला मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है ना ओनली। जैसे अगर मैं लिख दूं कि दे आर सिटिंग इन देयर कार। इन देयर कार, इन देयर कार किसका जवाब देना बता सकते हो? बिल्कुल सही है, इन देयर कार। ये पूरा मिला के वेयर बना ना, तो ये यहां से यहां तक एडवर्ब है। ठीक है, ये येलो में मैं एडवर्ब का एग्जांपल। हाँ, ये प्रीपोजिशन बन गया। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये वही बात है कि जैसे प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एडवर्ब। यहां पर इन को किसकी जरूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की। तब ये दोनों मिलकर क्या बने? एडवर्ब, है ना। और एक सेंटेंस आप ऐसे सुना होगा, बोला होगा, जैसे अपने स्कूल में, कॉलेज में टीचर बोलते थे ना कि प्लीज कम इन, अंदर आ जाओ, है ना। टेंस में इन किस चीज का जवाब दे रहा है? वेयर का, है ना, कहाँ का। तो क्या इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी वेयर का जवाब बनने के लिए? इसको यहां पर जरूरत पड़ी थी ना। तो जब इसका ऑब्जेक्ट आता है तो ये प्रीपोजिशन बन जाता है, और जब ये बिना प्रीपोजिशन के वेयर का जवाब बन गया तो ये एडवर्ब बन गया डायरेक्ट। ये पॉइंट है। तो ऐसा हो ना कई बार के प्रीपोजिशन अकेली लिखी हो कोई, और फिर वो अकेले प्रीपोजिशन ही व्हेन वेयर व्हाई हाउ का जवाब दे रही हो, तो वो वहां पर असल में प्रीपोजिशन नहीं, वो एडवर्ब है वहां पर। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि इनडायरेक्टली सारा कुछ ही दे रखा है, वो ऐसे दिया हुआ है।
ठीक है जी, ये दो एग्जांपल समझ आए। ये प्रीपोजिशन होता है सिर्फ इनटू जो है, ये बिना अपने ऑब्जेक्ट के आता ही नहीं है। अ बॉय इनटू अ रिवर, एक बच्चा किसी नदी में गिर गया। कहाँ गिर गया? और इनटू का ऑब्जेक्ट कौन है? दूसरा डिफरेंस देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप एग्जांपल पढ़ के बता सकते हो क्या डिफरेंस? इनटू जो है ना, वो मूवमेंट होती है ना, जब मूवमेंट होती है वहां पर इनटू का यूज करते हैं। जैसे बच्चा जब नदी में गिरा है, तो नदी में गिरेगा तो और अंदर जाएगा, पानी में गिरेगा तो, हालांकि थोड़ा भयानक एग्जांपल हो गया ये वाला, चलो बच्चे की जगह पत्थर कर देता हूँ, तो पत्थर पानी में गिरेगा तो और अंदर जाएगा, इनटू आ गया वो। लेकिन इन जो होता है ना, वो मूवमेंट को नहीं बताता, स्टेबिलिटी को बताता है। कि हम लोग क्लास में हैं इस वक्त, ये तो नहीं है कि इनटू द क्लास, के अंदर आओ और अंदर आओ और अंदर आओ के दीवार में घुस जाएंगे अपने, तो वो इनटू नहीं आता उसमें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या आया? इन स्टेबिलिटी को बताता है, इनटू मूवमेंट को बताता है। ऐसे कंपेयर करके पढ़े तो आसान लग रहा है भी आसान इसलिए लग रहा है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। अच्छा ये इन और ये सब है ना, ये बार बार आते हैं, अलग अलग यूसेस देखते हैं अपने बस इनके, और खास ऐसे है नहीं इनमें। अच्छा दूसरा देखना है, ये देखो कितना बढ़िया है, ऑन, ऑन टू, अपॉन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ऑन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, इस बार आपने पहली बॉल पे बाउंड्री पहुंचा दी। ऑन ऑन, अब तो है ना क्रिकेट वाले एग्जांपल देने का ही मन नहीं करता, दर्द सा होता है दिल में, संडे याद आ जाता है वो वाला। ऑन, ऑन टू और अपॉन, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, सिमिलैरिटी तो आपको पता लग गई पोजीशन की, डिफरेंस क्या है? ये कंप्लीट स्टेबिलिटी बताएगा, ठीक है, ये पार्शियल स्टेबिलिटी बताएगा, और ये कंप्लीट मूवमेंट बताता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो एरो बना है, ये स्टेबिलिटी का है, ये कंप्लीटली स्टेबिलिटी को बताता है, या कंप्लीटली स्टेबल जो चीज हो, स्टेबल, ये पार्शियल स्टेबिलिटी, कोई पार्शियल स्टेबल हो, और ये भाई साहब बताएंगे कंप्लीट मूवमेंट को। इसको एग्जांपल से समझे। द बैग इज ऑन द टेबल, कोई बैग है वो टेबल पर पड़ा है, जैसे चेयर पर बैग पड़ा है, क्या बैग में मूवमेंट है? टेबल है, पड़ा है, पड़े होने को बता रहे हैं। ऑन टू पार्शियल स्टेबिलिटी क्या मतलब होगा इसका? पुट द बैग ऑन टू द टेबल। पार्शियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कि बैग को टेबल पर रख दो, मतलब क्या, वो बैग नीचे है, नीचे से उठा के ऊपर रखा, रखने के बाद स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब रखा है तो उस दौरान में मूवमेंट है, तो ये जो पार्शियल मूवमेंट है, रखने तक उसमें मूवमेंट है, रखने के बाद उसमें मूवमेंट नहीं है, तो ये पार्शियल स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, अपॉन कंप्लीट मूवमेंट को बताता है, इसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं। इसके सिंपल से एग्जांपल अपॉन के, स्टोरीज पढ़ते थे बचपन में, वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया?
क्योंकि टाइम कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए वंस अपॉन अ टाइम होता है। और एग्जाम्पल ये भी तो होते हैं ना कि अ कैट जम्प्ड अपॉन अ रैट, जब कैट ने रैट पर जंप किया, ऐसा तो नहीं है कि जंप करने के बाद स्टेबल हो गई, जंप करने के बाद उसको फिर पकड़ने इधर उधर भाग गई, तो स्टेबिलिटी है उस मूवमेंट है उसमें, तो कंप्लीट मूवमेंट को बताता है। जैसे ये एग्जांपल है ना, वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, उसके लिए ओवर, ओवर अबव, ये अभी बाकी है। वो वाले हैं कि जिसको रखा है, पड़ा है। अच्छा, जो टच में होता है ना, ऑन अपॉन ऑन टू, उनके लिए ओवर ये है। जैसे रूफ है, रूफ हमारे सिर के ऊपर है, टच में नहीं है, तो और साथ में ये कंप्लीट है ना, ये मतलब ओवरऑल, ओवरऑल वर्ड भी तो इसीलिए आता है ना कि पूरे इसको कवर कर रहा है, तो ओवर आ गया। यही अगर मैं पंखे के नीचे खड़ा हूं, तो ओवर आएगा कि अबव आएगा? तब अबव आएगा। वो अबव जो है वो उस लेवल को बताता है, ओवर जो है वो उस कंप्लीटनेस को बताता है। एग्जाम्पल की हो गया वंस अपॉन अ टाइम। और जैसे कि एग्जाम्पल होता है द कैट जम्प्ड अपॉन अ रैट। हालांकि एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑन, जैसे ये लिखा हुआ है ना, पुट के साथ में मैंने ऑन टू लगाया, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसको अपने ऐसे लिखते हैं ना, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पहनना, ये पहनना होता है। पुट ऑन, पुट ऑफ, ऑफ होता है जैसे अपने कहते हैं पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, तो पुट ऑफ हो गया। अब जैसे सर्दी आ गई तो अपने बोलते हैं पुट ऑन योर जैकेट। ठीक है जी। ऑन टू अपॉन समझ आ गया, इन इनटू समझ आ गया। अब देखते हैं, एक बहुत बढ़िया प्रीपोजिशन है। फिर से इसी इसी को एक बार चेक कर रहे हैं अपने, ऑन वगैरह जो है ना, ये वाले तीन है। एट, ऑन, इन। अब देखना इनका क्या शानदार यूज है। एट, ऑन और इन, ये यूज होते हैं, अब जिस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम के लिए। ठीक है, अभी तक पोजीशन के लिए था ना, अब टाइम के लिए यूज करेंगे। तो टाइम के लिए क्या होता है? एट सबसे छोटे टाइम के लिए, ऑन इससे बड़ा टाइम, और इन जो है सबसे बड़ा टाइम। सबसे बड़ा टाइम का मतलब, अब हाँ, एट हो गया सबसे छोटा समय, सेकंड, मोमेंट, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट छोटा टाइम हो गया। ऑन होता है डे, या कोई प्रॉपर कोई डे का नाम हो गया, या कोई डेट है। जैसे मैं कह दूं आज कितनी है, 28 होगी क्या, 28 नवंबर। ठीक है, तो इसके लिए ऑन आ गया। और मैं कह दूं इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए ऑन आ गया। बर्थडे, उसके लिए ऑन आ गया। वेडिंग डे, उसके लिए ऑन आ गया। वेडिंग डे होता है भाई, मैरिज डे नहीं होता, क्योंकि मैरिज जो है वो उस रिलेशन को बोलते हैं, रिलेशन होता है मैरिज, तभी तो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं होता। हाँ, वो मैरिज कस्टम ही है, वो 4-5 दिन तक बढ़िया खर्चा होता है। तो एट छोटे समय के लिए आता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने, देखो मैं लिख देता हूँ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट 5 o'clock, या फिर एट 5 p.m, ये एट वाले हो गए।
ऑन जो होता है वो डे या डेट के लिए यूज होगा। कैसे? ऑन फ्राइडे, ऑन हिज या हर बर्थडे, कोई दिन हो जैसे ऑन 15th ऑफ अगस्त। देखना जब ये टीएच लगा हो ना तो बीच में ऑफ आएगा। या तो 15 अगस्त लिखें, या तो 15 अगस्त लिखो, ये टीएच और ये ऑफ नहीं आएगा, या 15th ऑफ अगस्त लिखो, अगर आपने टीएच लगा दिया तो ऑफ आएगा। इसका मतलब हो गया अगस्त की 15वीं तारीख। ठीक है, अगस्त की 15वीं। ऑन दिस ओकेजन ऑन आएगा, एट दिस ओकेजन नहीं है, क्योंकि ये ओकेजन हो गया ना, उसका बर्थडे है, 15 अगस्त है, ये सब ओकेजन होते हैं, उसके लिए अपने ऑन लगाते हैं। आप लिख सकते हो ये ऑन द ओकेजन। इन जो होता है वो नंबर ऑफ डेज के लिए आता है, जैसे ग्रुप ऑफ डेज आ गया, वीक है, वीक के अंदर ग्रुप ऑफ डेज है 7 दिन, जैसे इन अ वीक। मंथ आ गया, इन अ मंथ, इन अ ईयर, कोई भी टाइम उसके लिए आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का? कुछ क्वेश्चंस लिखूं, आप बताओगे आंसर? तो भाई साथ साथ नोट करना, और फिर जब मैं पूछूं तो आंसर बताना। ऐसा नहीं कि मैं ना पूछूं तो आप बताओगे ना। जैसे दे विल बी हियर इन टुमारो। अच्छा, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो नो एरर हो। She arrived here at yesterday. I have. I invited them on last week. She informed us about her marks in last month. He would read this book. हाँ जी, he would read this book at last year
you can have the answer on next month। है ही क्वेश्चन सर। ऐसा भी हो सकता है कोई नो एरर हो। आपका टेस्ट कितने बजे से कितने बजे तक होता है? हो सकता है कि अपनी टाइमिंग 4:30 की जगह 4:15 की हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है काफी ज्यादा। लो भाई ये बता दो, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट में ऑन, सेकंड में थर्ड में फोर्थ में मैंने कहा था कई नो एरर वाले भी हैं, कई नो एरर वाले भी हैं। ठीक है, और पांचवें में इन, और सिक्स्थ में ठीक है जी, आगे वाला समझ में सारे गलत हैं। किसी में भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, सारे गलत हैं। उसका कारण ये है, ये मैंने जितने भी लिखे हैं सबके सब एडवर्ब है। एडवर्ब्स के साथ कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। वो आपने सुना है ऐसा कि प्रैंक हो गया? बिल्कुल, कुछ मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, उनके साथ में इन, एट और ऑन का यूज नहीं होता, सिर्फ इन, एट और ऑन का। ये वर्ड्स हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे। देख लो आप, ये जो टुमारो है ये वैन का जवाब नहीं है, यस्टरडे वैन का जवाब है, टुडे भी वैन का जवाब है। अच्छा एक पॉइंट देखना, अगर मैं कहता हूँ हाँ सारे वैन का जवाब और सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, मैं अगर ये कह दूं कि मंथ, ईयर, वीक, ये सब के सब नाउन है, ठीक है, मंथ, ईयर, वीक ये सब नाउन है। अगर मैं ये कह दूं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सब एडवर्ब्स हैं। ठीक है, वैसे तो ये नाउन है वीक वगैरह, जैसे ही आपने इनके साथ में डिटर्मिनर लगाया और ये बन गया अब एडवर्ब। ठीक है ना, तो इनके साथ कुछ भी नहीं आएगा। दे विल बी हियर टुमारो, शी अराइव्ड हियर यस्टरडे, I invited them last week, she informed us about her marks last month, he would read this book last year, ये will की जगह would लगाया मैंने past में। I can have the answer next month, can की जगह will भी आ सकता है। अच्छा आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एक, आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्या हुआ कि इसके साथ में इन, एट और ऑन का यूज नहीं हो सकता? उसका जवाब बड़ा सिंपल है। मेरा एक दोस्त है, उसको है ना कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, पता है क्यों? पहले से ही। तो ठीक वैसे ही ये जो, मैं अगर इन के साथ में कोई नाउन लगाऊं तो ये दोनों मिलकर है ना, दोनों मिलकर ये बनते हैं वैन का जवाब। मैं लिख दूं इन दिस मंथ, ठीक है, इस महीने में। मैं कह दूं कि ऑन मंडे, ऑन मंडे वैन का जवाब बन गया। ये कब आया? मंडे को आया था, ऑन मंडे हो गया। लेकिन ये जो है ना टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, ये ऑलरेडी वैन का जवाब है। तो जो ऑलरेडी वैन का जवाब है उसको आप प्रीपोजिशन की मदद से वैन का जवाब बनाओगे क्या? जो ऑलरेडी वैन का जवाब है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ये कहूंगा कभी जब आप जॉब पे जा रहे हो कि भाई फॉर्म आ गया एलडीसी के, भर दो, भरोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप पहले से जॉब लगे हुए हो, है ना। तो वही पॉइंट है इसके अंदर भी।
ये समझ आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया इसका वो रीजन पता लग गया? आप एग्जाम्पल लिखो और इसके कौन से हैं, मतलब जो मैंने ये शब्द लिखे हैं आप उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लो। यस्टरडे, जिनके साथ में ऑन इन एट नहीं आता, ठीक है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट और नेक्स्ट और दिस, इनके साथ में किसी तरह का कोई भी टाइम, टाइम मतलब मंडे ट्यूसडे मंथ वगैरह ये सब, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ। टाइम मतलब ये मंथ, ईयर, वीक, मंडे, संडे, ट्यूसडे वगैरह वगैरह, ये सब व्हेन के जवाब हो जाते हैं। लास्ट, लॉस्ट हो गया ये। एट इन ऑन है, फ्रॉम आ सकता है, अपने बोलते ना फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम यस्टरडे, वो आ सकता है, ऐसा नहीं है, आ सकता है। हाँ, सिंस और फोर भी तो है ना, ये भी बढ़िया है। तो फोर हो गया, अब ओवर वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया आज वाला? दो तीन प्रीपोजिशन और देखो अभी, ठीक है जी, कम से कम 2 पेज तो भरवाएं। देखो, इसमें आता है ये वाला एक, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने जो आपको बताया था, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस? इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ ये देख लेते हैं। देखो, इन फ्रंट ऑफ जो होता है उसका मतलब होता है सामने, जैसे मैं लिख दूं, दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन या अगेंस्ट देम कर दो, बस वालों के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन छेड़ दिया और बस के सामने आके सब लोग खड़े हो गए, ये हो गया सामने। बिफोर के जैसा ये एक सेंस देगा आपको, जैसे आपने सुना होगा, डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द गेट्स, वे गेट के सामने व्हीकल नहीं खड़ा करना, ठीक है। जबकि इन द फ्रंट ऑफ क्या होता है, सामने का पार्ट या सामने की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं अपने। जैसे मैं कह दूं कि द ड्राइवर सेड अस नॉट टू स्लीप इन द फ्रंट ऑफ द बस। ड्राइवर ने बोला कि भाई बस के आगे के हिस्से में बैठ के सोना नहीं है, यहाँ पर कंडक्टर सीट होती है, ठीक है, वहां पर बैठ के कई लोग सो जाते हैं ना, तो ड्राइवर को भी नींद आती है उनको देख के। असल में वो इसलिए नहीं बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं एकदम से ब्रेक वगैरह लगेगी तो नुकसान ज्यादा हो सकता है, बाकी तो भगवान जाने या ड्राइवर जाने। तो ये दोनों समझ आए, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। आज वाले में कोई डाउट? कल और परसों में ये पूरा भी हो जाए, फिर अपना वो एक्टिव पैसिव और नरेशन बचेगा। और मुझे लगता है कि
बहुत जल्दी अपने जो आपका सिलेबस है उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी, कल करते हैं बाकी। हाँ बिल्कुल। कोई नहीं, भी चेक करते हैं।